अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स में आपको वेलकम करते हैं। हमारा पार्ट ए लेक्चर अपलोड हो चुका है डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी पे। आज हमारा पार्ट बी है, यानी हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी कि ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है। मैं अब इनको 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको चीज़ें अच्छे से माइंड में बैठ जाएँ। तो आज हमारा इसका पार्ट बी करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पार्ट ए में समझा कि ओरिजिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी किस तरीके से हमारी इवॉल्व हुई। देन हमने उसकी डेवलपमेंट पे बात की। डेवलपमेंट में हमने उसकी क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी को कवर किया था कि क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरीके से ये हमारे पास इवॉल्व हुई थी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी। अब हमारे पास आगे क्रिमिनोलॉजी की पार्ट मतलब टाइप निकल रही है, आप कह लें, या ब्रांच निकल रही है पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी। समझते हैं इसको अच्छे से कि इस क्रिमिनोलॉजी का क्या ओपिनियन है अबाउट क्रिमिनल एंड अबाउट क्राइम। ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जो क्लासिकल थी वो पर्सनल मोटिव्स पे कर रही थी। एक बंदा अपनी मर्ज़ी से क्राइम करता है क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट होता है क्राइम का, उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो आउटवेव हो जाता है पनिशमेंट के पेन के मुकाबले में। तो जो आपका इंडिविजुअल है वो फ्री विल के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ क्राइम करता है। पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी जब 19वीं सेंचुरी हुई तो एक नया विजन आया जिसने चैलेंज किए क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी को कि जो वैलिडिटी है ये अब नहीं लग रही, और एक इनोवेटिव वे उन्होंने निकाला कि कॉजेज़ ऑफ क्राइम को देखें। किस तरीके से उन्होंने क्राइम को देखा, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने केयरफुल ऑब्जर्वेशन की, फिर उन्होंने जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं उनको एनालाइज करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि भाई दुनिया काम कैसे करती है। यानी उन्होंने अपने साइंस को बीच में ले आया, साइंटिफिक मेथड से इनको एनालाइज करना शुरू कर दिया और बताया कि बेसिकली दुनिया काम कैसे करती है। यानी उन्होंने क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया और अपनी बताई, अपने तरीके से अपना ओपिनियन सामने रखा साइंस को इस्तेमाल करते हुए कि बेसिकली दुनिया काम किस तरीके से करती है। हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिविज्म के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल शुरू कर दिया रिसर्च करने के लिए। ठीक है, यानी उन्होंने जो साइंस के साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं कि भाई उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया, देन उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, देन उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, देन उन्होंने थ्योरीज बनाई, देन उन्होंने फाइनली लॉज बना दिए कि भाई क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। तो प्रिडिक्टिंग और एक्सप्लेनिंग शुरू हो गई थी, यानी प्रिडिक्ट करने कि भाई अगर ये चीज़ें इस तरीके से होंगी तो अगला जो हमारे पास फिनोमिना है उसका रिजल्ट ये निकल आएगा, और जो काम हो रहे थे उनकी वजाहत देना शुरू कर दी। तो जो सोसाइटी में हमारे जो सोशल फिनोमिना चल रहे थे उन्होंने एक लॉजिकल मैनर में प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, साइंस पे उन्होंने बात की कि जो साइंस है वो उसको वैल्यू फ्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी किस्म की ऑब्जर्वर की बाइस नहीं आनी चाहिए। कोई इमोशन, अगर एक आपका रिसर्चर है तो उसके अपने इमोशंस जो हैं उसकी अपनी बाइसेस साइड पे होनी चाहिए और वो बिल्कुल वैल्यू फ्री होके अपने जो रियलिटी है उस पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो साइंस को क्या होना चाहिए, वैल्यू फ्री होना चाहिए। जितने भी आपके बिलीव्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन से प्रूव होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं हो कि आप हवा में बात कर रहे हो, आपने तजुर्बे करके बात करनी है। आपने सामने होता हुआ एक चीज़ को देखना है, फिर आपने अपने बिलीव्स और स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं, और वो कंडीशंस आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से कंडीशन में पर्टिकुलर कोई भी फिनोमिना अकर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की मिसाल के तौर पर आप वो एक चोरी है, वो एक सोशल फिनोमिना है, उसको स्टडी करें तो वो आपको बताते हैं कि भाई अगर आपके जो सोशल कंडीशंस है वो इस तरीके से होती हैं, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी ये होते हैं, तो भाई इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लोग चोरियाँ करेंगे। फिर आपको देते हैं कि भाई अगर आपका सोसाइटी की जो सोशल चल रही हैं चीज़ें वो इस तरीके से होंगी तो चोरियाँ नहीं होंगी, लोग अपने अपने लाइफ में स्मूथली चल रहे होंगे। तो यानी कोई भी फिनोमिना किन कंडीशन के तहत अकर होगा और किन में नहीं होगा वो आपको उन्होंने आइडेंटिफाई करा दी। तो ये हमारे क्या थी, बेसिक एलिमेंट्स थे पॉजिटिविज्म के। अच्छा, इसमें हमारे पास आगे आते हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे क्या बात करते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं, ये जो कि हमारे पास सोशियोलॉजी के फाउंडर हैं,
वो अपनी राय देते हैं। वो कहते हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हैं, ठीक है। अगर हम वो किन किन स्टेजेस से गुजरती हैं उसके बेसिस पर उनको ग्रुप करें तो हमें पता लगेगा कि उनके मुताबिक वो दुनिया किस तरीके से काम करती है जिस दुनिया में वो रहते हैं। मिसाल के तौर पर वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं, यानी जो कदीम सोसाइटीज़ थी, उनका ये बिलीव था कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो हैं उनमें लाइफ है। मिसाल को वो कहते थे कि जो सन है हमारा, वो हमारा क्या है, वो खुदा है। यानी उन्होंने एक सूरज को क्या कह दिया कि सूरज जो है वो जिंदा चीज़ है और वो हमारा खुदा है। इसी तरीके से जब वक्त गुजरता गया, सोशल स्टेजेस आए, उन सोशल स्टेजेस में लोगों ने थोड़ा रैशनल तरीके से सोचना शुरू कर दिया, दुनिया को साइंटिफिक व्यू से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया तो वो उन्होंने इस स्टेज को कौन सा नाम दे दिया, इन्होंने पॉजिटिव स्टेज कहला दिया। और उनके जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने उनकी इन राइटिंग को सपोर्ट किया, उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविस्ट कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट में कौन कौन से पॉजिटिविज़म के सपोर्टर्स थे, ठीक है। यानी अर्ली क्रिमिनोलॉजिकल पॉजिटिविज़म क्या थी और उनकी क्या क्या ओपिनियन थी अबाउट द क्राइम एंड कॉजेज ऑफ क्राइम। जेके लवाटार जो हैं उन्होंने फेशियल फीचर्स पढ़े क्रिमिनल्स के, और उनको पता लगा कि जो शेप ऑफ ईयर्स है या नोज़ है और आइज़ है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्लोजली एसोसिएट कर रहा है आपके क्रिमिनल बिहेवियर के साथ। यानी उन्होंने फेशियल फीचर्स क्रिमिनल के पढ़े और उन्होंने एक थ्योरी बना दी कि उनके नाक, आंखों और कानों के बीच में फासला जो होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है और उनकी मतलब बाकी इंसानों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो ये वाले लोग जो हैं ना, ये आपके क्राइम में आप कह सकते हो कि उसमें मतलब जराइम करने में शामिल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रांस जोसेफ गर्ल एंड जोहन के स्पर्सहैम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेप ऑफ स्कल पढ़े, यानी खोपड़ी की शेप को स्टडी किया और वो जो बम्प्स होते हैं हेड पे उसको स्टडी किया, और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं ये क्रिमिनल बिहेवियर के साथ लिंक करते हैं। उनका मानना था कि जो साइज़ ऑफ ब्रेन है, यानी आपका जो दिमाग का जो एरिया है, वो आप खोपड़ियों की जो शेप होती है ना उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब बड़े सर वाले का आप देखते हो तो आप कहते हो कि भाई इसका सर बड़ा है तो अंदर दिमाग भी ज़्यादा है, ठीक है। सर छोटा है तो दिमाग छोटा है अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से वो बात करते हैं कि भाई जो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेन को अटैच कर दिया क्रिमिनल बिहेवियर के साथ। यानी जिनके सर बड़े बड़े हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ जिनकी हुई है, तो ये वाले लोग जो है ना ये क्राइम में इन्वॉल्व होंगे क्योंकि बाकी लोगों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। फिलिप वाइनल, उन्होंने एक वर्ड कॉइन की कि मैनी सैंस डेलायर, मतलब इसका क्या है कि साइकोपैथिक पर्सनैलिटी। यानी 19th सेंचुरी के जब स्टार्ट में जो ह्यूमन माइंड की जो एबनॉर्मलिटी थी ना उसको लिंक कर दिया गया क्राइम के साथ, यानी साइकोपैथ्स आना के बारे में बात स्टार्ट हो गई कि जो क्रिमिनल्स करते हैं इनके दिमाग में ही कोई ना कोई मसला है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हेनरी मॉड्सले बिलीव करते हैं कि जो इंसैनिटी है वो क्रिमिनल बिहेवियर के साथ बहुत लिंक करती है, यानी जुनून। जब आपका किसी चीज़ में आपका जुनून शामिल हो जाए फिर वो चीज़ आपको क्राइम की तरफ लेके जा सकती है। तो ये जितनी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी एफर्ट्स हुई हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो अटेंशन थी वो आपकी ले आए थे ब्रेन फंक्शन की तरफ और पर्सनैलिटी की तरफ, कि ये कीज़ हैं आपके क्रिमिनल बिहेवियर के। यानी आपने क्रिमिनल्स को समझना है तो आपने उनके ब्रेन फंक्शनिंग को समझना है और उनकी बज़ाहिर पर्सनैलिटी को देखना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा क्रिमिनल है और कौन सा नहीं है। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में हमारे पास नाम आता है सीज़ार लम्ब्रूसो का, जिनको हम फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी के तौर पर जानते हैं, ठीक है। उनके मुताबिक उन्होंने क्या किया कि जितने भी क्रिमिनल्स होते थे जिनको सज़ाए मौत मिल जाती थी, ठीक है, यानी उनकी फांसियाँ हो जाती थी, तो वो उनकी लाशों को स्टडी करता था, ठीक है, और वो बताता था कि साइंटिफिकली किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं नॉन क्रिमिनल से। तो लम्ब्रूसो ने जल्दी ये बात निकाल दी और बता दिया कि जो सीरियस और वायलेंट ऑफेंडर्स होते हैं उनको ये क्रिमिनल ट्रेट्स विरासती मिलते हैं, यानी उसके बाप ने अगर कोई जुर्म किया हो, कोई सीरियस क्राइम किया हो, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही चीज़ उसके बच्चों में जाती है और उसके बच्चे भी इसी किस्म के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनको वो नाम देता है, टर्म यूज़ कर लेता है बॉर्न क्रिमिनल्स।
वो एक और टर्म यूज़ करता है कि ये जो हैं एटाविस्टिक एनोमलीज से सफ़र कर रहे हैं। क्या मतलब कि इनके जो जॉज हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, यानी इनॉर्मस जॉज हैं, जबड़े बहुत फैले हुए हैं, और उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो वो आपको उन्होंने निशानी बता दी कि भाई ये क्रिमिनल्स इस तरीके से नॉन क्रिमिनल से डिफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे क्विकली से हम इनकी डिफरेंसेस जल्दी से देख लेते हैं कि क्लासिकल और पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी में अब तक क्या डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। जो फोकस है क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी का, वो फोकस करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर, और स्पेशली कि क्राइम को प्रिवेंट किस तरीके से किया जाए। जबकि पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी का जो फोकस है वो क्रिमिनल पर है और कॉज ऑफ क्राइम पे है, कि भाई क्रिमिनल क्या है, कौन है, किस तरीके का होता है, और क्या वजूहात होती हैं क्राइम की। क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी में ह्यूमन एक्शन पे की वो बात करते हैं कि ये बेस्ड है मोटिवेशन पे। ठीक है, इस पे साइकोलॉजिकल फैक्टर से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जबकि पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं कि ह्यूमन एक्शन जो है वो लार्जली डिटर्मिनिस्टिक है, यानी आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में हलवे की तरह नहीं मिलती, आपको हर एक चीज़ को, हर बिहेवियर को प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के मुताबिक क्राइम जो है वो एक एक्शन है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपनी मर्जी से वॉलंटरीली फ्री विल इन्वॉल्व होता है, और उसकी वो मोटिवेशन जो है वो उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो अपने साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से। जबकि पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी कहती है कि क्राइम एक एक्शन है जो कि इंडिविजुअल को मजबूर करती हैं। कौन सी चीज़ें? सोशल, इकोनॉमिक और मेंटल फोर्सेस, ये सारी चीज़ें मिल के किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स करती हैं कोई भी क्राइम करने के लिए, और ये सब चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है, क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी वाले कहते हैं कि जो पनिशमेंट है वो आपकी क्राइम पे फिट होनी चाहिए, जबकि पॉजिटिविस्ट वाले कहते हैं कि जो आपकी पनिशमेंट होनी चाहिए वो आपके क्रिमिनल पे फिट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी पनिशमेंट हो जो आपका क्रिमिनल है वो सुधर जाए इससे। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस आ रहे हैं, कंपैरिजन है क्लासिकल और पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी का। हमारे पास फिर आती है सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी। इसमें हमारे पास दो नाम हैं, एक है L.A.J. क्विटलेट एंड एक है डरखाइम। क्विटलेट क्या करते हैं? सोशल स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करते हुए यूरोप में जो उस वक्त इस्तेमाल हो रहे थे कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि सोशल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस चेक किया जाए कि क्या प्रोपेंसिटी है कि जो क्राइम हो रही है होते हैं उनके बीच में, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं आपके सोशल फैक्टर्स किसी भी क्राइम को होने में। तो उसके लिए क्विटलेट सोशल स्टैटिस्टिक इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने फाइंड किया कि भाई एज और सेक्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है क्राइम पे। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ अनकवर की कि भाई आपके जो सीज़न है, आपका जो क्लाइमेट है, आपका जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है और आपकी जो पॉवर्टी है, ये सारे फैक्टर्स भी आपकी क्रिमिनलिटी के साथ स्ट्रॉन्गली लिंक करते हैं। ठीक है, इनकी फाइंडिंग ये थी। देन हमारे पास डरखाइम आते हैं। डरखाइम का आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सबसे थोड़ा अलग बात करते हैं। ठीक है, फॉलोवर हैं ये सोशल पॉजिटिविज्म के। इनके मुताबिक क्राइम नॉर्मल है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल है कि वर्चुअली आप किसी भी सोसाइटी को बग़ैर क्रिमिनल बिहेवियर के वो आप कह सकते हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते कि कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर भी सकती है कि इसमें क्रिमिनल बिहेवियर एब्सेंट हो। अगर आप रियल क्राइम्स को एलिमिनेट भी कर देते हो तो जो इंसानी ह्यूमन वीकनेसेस हैं और जो छोटी छोटी बातें हमारे आगे पीछे हो रही होती हैं, तो शायद हमने उन चीज़ों को स्टेटस ऑफ क्राइम के तौर पर एलिवेट कर देना था। तो क्राइम सजेस्ट करते हैं जो क्राइम है वो यूज़फुल भी हो सकते हैं और ओकेजनली हमारे पास हेल्दी भी हो सकते हैं। क्यों हेल्दी हो सकते हैं? क्योंकि सोसाइटी के लिए कि वो सोशल चेंज को लाएंगे। अपने इस कॉन्सेप्ट को वो समझाने के लिए एक फ़िलासफ़र की एग्जांपल देते हैं, सोक्रेट्स को, जिसको क्रिमिनल समझा गया था और बाद में उसको फांसी की सज़ाए मौत दे दी गई थी कि आप जो यूथ के मॉरल्स हैं उनको करप्ट कर रहे हो। सिंपली इस तरीके से कि वो जो बात कर रहे थे ना उस वक्त, वो मौजूदा सूरत हाल में लोगों के लिए मुख्तलिफ एक बात थी, लेकिन हुआ क्या कि वो लोगों में उस चीज़ ने क्या किया, सोशल चेंज लाया, लोगों के ख्यालात बदले गए। तो वो डरखाइम कहता है कि बेसिकली क्राइम जो आपका है ना वो आपके लिए कभी कभी हेल्पफुल भी हो जाता है, सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो जाता है कि इससे सोशल चेंज आ जाता है, प्रोग्रेस हो जाती है सोसाइटी में। तो ये डरखाइम का व्यू था। तो आज हमने अपने लेक्चर में पॉजिटिविस्ट क्रिमिनोलॉजी को कवर कर लिया और सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी को
कवर कर लिया। ठीक है, हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपने पार्ट सी में क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी को कवर करेंगे और हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। आप अपने नोट्स को कंटिन्यू रखिए, बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह आपको किसी भी बुक और नोट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।